बता दे रहे हैं, शॉर्ट में बता दे रहे हैं। देखिए बेटा, डेलीगेशन का मतलब क्या होता है? एक ऐसा प्रोसेस जिसके अंदर एक सुपीरियर के पास ये पावर हो कि उसको वो अपने असाइंड काम को अपने सबऑर्डिनेट को दे पाए विथ ड्यू अकाउंटेबिलिटी, विथ ड्यू रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड ऑथोरिटी। मतलब जब फॉर एग्जाम्पल एक सिंपल सी बात करते हैं, मैंने बोला तुमको कि भाई तुम क्या करो, मेरे को एक क्रेडिटर की रिपोर्ट निकाल के दो, ठीक है? तुम मेरे अकाउंट्स में, हम दोनों अकाउंट्स में है, मैं अकाउंट्स मैनेजर हूँ, तुम अकाउंट्स एग्जीक्यूटिव हो। मैंने बोला कि अर्पित तुम ऐसा करो कि मेरे को ना एक एक्सवाइजेड क्रेडिटर का लेजर अकाउंट चाहिए, लेजर डिटेल चाहिए, ठीक है? मुझे ये मैं कर सकता था, मेरे को ऊपर से ऑर्डर आया था कि इस पार्टिकुलर क्लाइंट, इस पार्टिकुलर क्रेडिटर का मुझे पूरा एनालिसिस रिपोर्ट चाहिए। एनालिसिस रिपोर्ट बनाने के लिए लेजर अकाउंट का होना मेरे लिए नेसेसरी है, तो एनालिसिस रिपोर्ट मैं ही बनाऊंगा। मैं सिर्फ तुमको ये कह रहा हूं कि तुम इस पार्टिकुलर XYZ पार्टी का लेजर निकाल के मुझे क्या कर दो, दे दो। तो मैंने अपना पार्ट ऑफ द वर्क तुमको क्या कर दिया, दे दिया, ठीक है? तुमको रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी कि तुम लेजर निकाल करके मेरे को दे दो। अब लेजर निकालने के लिए तुमको अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में घुसना पड़ेगा, वहां से तुम लेजर निकाल के दोगे। तो मुझे तुमको ऑथोरिटी भी देनी पड़ेगी, मुझे तुमको बताना पड़ेगा कि यार इस पार्टिकुलर अकाउंट तक पहुंचने के लिए तुमको अगर टैली खोलनी है तो टैली का पासवर्ड क्या है, ठीक है? तुम टैली का, जब तक मैं तुम्हें ऑथोरिटी ना दूं कि तुम टैली एक्सट्रैक्ट करो, क्या तुम वो लेजर निकाल पाओगे? नहीं निकाल पाओगे। तुमने वो लेजर निकाल के दिया, मैंने तुमसे मांगा था कि मुझे फर्स्ट क्वार्टर का लेजर देना, ठीक है? अप्रैल टू जून का लेजर देना, तुमने मुझे सेकंड क्वार्टर का लेजर दे दिया। मैंने आंख बंद करके लेजर उठाया, उस पर डेटा एनालिसिस रिपोर्ट तैयार करी और आगे मैनेजमेंट को क्या कर दिया, भेज दिया, ठीक है? अकाउंटेबिलिटी, आंसरेबिलिटी सिर्फ तुम्हारी नहीं है, आंसरेबिलिटी किसकी है? मेरी भी है। और यही पूरा प्रोसेस था डेलीगेशन का, ठीक है? समझ में आ गया? आ जाओ। ऑथोरिटी बोलता है, ऑथोरिटी का ओरिजिन कहां से होता है? ऑथोरिटी का ओरिजिन होता है फॉर्मल पोजीशन से, ठीक है? ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर में जब पोजीशनिंग होती है वहां से ऑथोरिटी निकलती है कि किसके पास कितना पावर है। रिस्पॉन्सिबिलिटी अराइजेस फ्रॉम डेलीगेटेड ऑथोरिटी। आपको जो ऑथोरिटी आपके मैनेजर ने डेलीगेट की है, सुपीरियर ने डेलीगेट की है, वहीं से रिस्पॉन्सिबिलिटी का जन्म होता है, ठीक है? और अकाउंटेबिलिटी अराइजेस फ्रॉम रिस्पॉन्सिबिलिटी। जितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको दी जाएगी उसके हिसाब से आपको अकाउंटेबल, जवाबदेह होना पड़ेगा। अगर मैंने उनको एक लेजर की रिस्पॉन्सिबिलिटी दी थी तो वो एक लेजर के लिए अकाउंटेबल है। अगर मैंने उनको पूरी बैलेंस शीट की रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी होती तो वो पूरे बैलेंस शीट के लिए क्या हो जाते, अकाउंटेबल हो जाते, ठीक है? फ्लो, ऑथोरिटी का फ्लो हमेशा सुपीरियर से किसकी तरफ होता है? सबऑर्डिनेट की तरफ होता है। रिस्पॉन्सिबिलिटी का फ्लो हमेशा सबऑर्डिनेट से किधर होता है? सुपीरियर की तरफ होता है। और थर्ड बोलता है अकाउंटेबिलिटी फ्लोज अपवर्ड फ्रॉम सबऑर्डिनेट टू सुपीरियर। ऑब्वियस सी बात है, अकाउंटेबिलिटी भी डेलीगेटेड पर्सन से, जो डेलीगेट करने वाला व्यक्ति है, उस तक फ्लो करती है। तो ये भी नीचे से कहां फ्लो करती है? ऊपर तक फ्लो करती है। बोलिए, यहां तक समझ में आया? कोई दिक्कत इसको समझने में? चलिए, नेक्स्ट हम लोगों को देखना है व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ डेलीगेशन। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इंपॉर्टेंस ऑफ डेलीगेशन इज एन इंपॉर्टेंट टॉपिक, ठीक है? बोलता है इफेक्टिव मैनेजमेंट, या हाँ इफेक्टिव मैनेजमेंट बोलता है मैनेजमेंट इफेक्टिव होगा अगर डेलीगेशन प्रॉपर होगा, ठीक है? बिकॉज मैनेजर्स को काम डेलीगेट करने के बाद उनके पास टाइम बचेगा कि वो दूसरी अपॉर्चुनिटीज को क्या कर सकें, गैदर कर सके, ठीक है? बोलता है by empowering the employees the managers are able to function more efficiently as they get more time to concentrate on important matters। बोलता है जो नॉर्मल मैटर्स हैं, रेगुलर मैटर्स हैं, रिक्रूट के मैटर्स हैं, वो मैटर्स आप एम्प्लॉइज को डेलीगेट कर दीजिए। जो न्यू मैटर्स हैं, एनालिटिकल मैटर्स हैं, टैक्टिकल मैटर्स हैं, ठीक है, जिनके ऊपर एक मैनेजर का काम करना जरूरी है, वैसे पे मैनेजर ज्यादा टाइम देगा तो उसको ज्यादा फायदा हो सकता है, ऑर्गेनाइजेशन को ज्यादा फायदा होगा। एम्प्लॉय डेवलपमेंट के अंदर यही बात लिखी हुई है कि मैनेजर जब अपनी वर्क को एक एम्प्लॉय को डेलीगेट करता है तो धीरे धीरे मैनेजरियल वर्क करने की एबिलिटी उस पार्टिकुलर एम्प्लॉय के अंदर आती है जिस एम्प्लॉय को वर्क डेलीगेट किया जाता है। तो इट इज वेरी इजी थ्रू डेलीगेशन दैट अ फ्यूचर मैनेजर कैन बी क्रिएटेड। एक फ्यूचर मैनेजर क्या किया जा सकता है, क्रिएट किया जा सकता है। आप जितना ज्यादा से ज्यादा एनालिटिकल वर्क अपने एम्प्लॉइज को देंगे तो उससे ज्यादा उसकी इनिशिएटिव, उसके सोचने की क्षमता, एनालिसिस की क्षमता डेवलप होगी और वो फ्यूचर मैनेजर एक बढ़िया डेवलप करेगा। बोलते हैं as a result of delegation employees get more opportunities to utilize their talent and this may give बोलते हैं this may give rise to the talent abilities in them।
बोलते हैं एम्प्लॉइज को जितनी ज्यादा से ज्यादा अपॉर्चुनिटीज आप देंगे उतना ज्यादा उनके अंदर का टैलेंट क्या होगा, उतना ज्यादा उनके अंदर का टैलेंट डेवलप करेगा। इट अलाउज देम टू डेवलप दोज स्किल्स विच विल एनेबल देम टू परफॉर्म कॉम्प्लेक्स टास्क। ठीक है, उनके अंदर वैसी स्किल्स डेवलप होंगी जिससे वो कॉम्प्लेक्स टास्क कर सकेंगे। ठीक है, लैटेंट का मतलब होता है बेटा छुपा हुआ, हिडन। ठीक है, मतलब एक एम्प्लॉय जिसको कि मैनेजरियल कैपेबिलिटी है उसके अंदर, तो जब तक डेलीगेट नहीं करोगे वर्क तब तक पता थोड़ी चलेगा कि उसकी एनालिटिकल एबिलिटी कितनी अच्छी है। अगर आपने उसको वर्क डेलीगेट किया उसने अच्छा परफॉर्म किया, तो नेक्स्ट टाइम अगर मुझे एक मैनेजर की जरूरत होगी तो विल पिक एंड चूज दैट पर्सन एज अ न्यू मैनेजर। ठीक है, बात समझ में आ रहा है? तो यही बोल रहा है कि उसके लैटेंट एबिलिटी को क्या करता है, वो निखारता है, क्या? डेलीगेशन। बोलता है इट मेक्स देम बेटर लीडर्स एंड डिसीजन मेकर्स। जैसे जैसे आप वर्क डेलीगेट करते हैं आपके लिए वो पार्टिकुलर बंदा क्या होता जाता है, एक बेहतर से बेहतर एम्प्लॉय, एक बेहतर से बेहतर फ्यूचर मैनेजर बनता जाता है। दस डेलीगेशन हेल्प बाय प्रिपेयरिंग बेटर फ्यूचर मैनेजर्स। ठीक है, डेलीगेशन हमें फ्यूचर में अच्छे मैनेजर्स बनाने में क्या करता है, मदद करता है। Delegation empowers the employees by providing them with the chance to use their skill, gain experience and develop themselves to higher position। ठीक है, डेलीगेशन से हम एम्प्लॉइज को क्या चांस देते हैं कि वो अपना एक्सपीरियंस बढ़ाए, अपने आप को डेवलप करे, नई चीजों को सीखे, नए स्किल्स को अपने अंदर डेवलप करे, जिससे फ्यूचर में वो एक अच्छा मैनेजर सिद्ध हो पाए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बोलता है डेलीगेशन से एम्प्लॉय का मोटिवेशन बढ़ता है। एम्प्लॉय को लगता है कि वो एक ट्रस्टफुल एलिमेंट है, एम्प्लॉय को लगता है कि उसके अंदर ट्रस्ट रेशियो क्या हो रहा है, मैनेजर का इंक्रीज हो रहा है, और इससे वो हमेशा मोटिवेटेड फील करता है, सुपीरियर के प्रति डेडिकेटेड होता है, ऑर्गेनाइजेशन के प्रति डेडिकेटेड होता है, और उसकी वर्क एफिशिएंसी क्या होती है, बढ़ती है। देखिए यही बात लिखी हुई है। बोलता है डेलीगेशन हेल्प्स इन डेवलपिंग द टैलेंट्स ऑफ द एम्प्लॉय, इट आल्सो हैज साइकोलॉजिकल बेनिफिट्स। इसका साइकोलॉजिकल बेनिफिट क्या होता है, एम्प्लॉय के अंदर ये विश्वास जगता है सबऑर्डिनेट के अंदर कि उसके अंदर इतनी ताकत है, उसके अंदर इतना पावर है कि मैनेजर उसको टास्क असाइन कर रहा है, और जब वो मैनेजर को काम करके देता है, मैनेजर उसको अप्रिशिएट करता है, दैट इज द प्रोसेस इन विच उसका क्या होता है, उसका साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट होता है, उसका अपने ऑर्गेनाइजेशन के प्रति कंटेनमेंट क्या होता है, बढ़ता है। ठीक है, और धीरे धीरे वो ऑर्गेनाइजेशन के प्रति और कमिटेड होता है। ठीक है, और उसका ट्रस्ट डेवलप होता है, उसका ट्रस्ट ऑर्गेनाइजेशन के प्रति डेवलप होता है, और इससे वो हमेशा मोटिवेटेड फील करता है। कौन? एम्प्लॉय। एम्प्लॉय हमेशा चाहता है कि वो किस चीज का पार्ट रहे, वो ऑर्गेनाइजेशन के डिसीजन मेकिंग का पार्ट रहे, और डेलीगेशन से आप उसको हमेशा इस चीज को डेवलप कराने में मदद करते हैं। रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर वर्क बिल्ड्स द सेल्फ एस्टीम ऑफ एन एम्प्लॉय एंड इंप्रूव्स हिज कॉन्फिडेंस। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ वर्क builds the self esteem of an employee and improves his confidence। उसके अंदर आपसी विश्वास जगाता है, उसके अंदर विश्वास जगाता है। उसका esteem का मतलब यहाँ पे ये हो गया कि उसको संतोष होता है। ठीक है, that person gets the feeling of satisfaction that he or she is a part of the managerial concern, और इसकी वजह से वो मोटिवेटेड रहता है। he feels encouraged and tries to improve his performance further। और जितना उसको अपलॉड मिलता है, जितना उसको रिकॉग्निशन मिलता है, वो आगे से आगे फिर अपने परफॉर्मेंस को और बेहतर और बेटर करने के लिए हमेशा प्रेरित रहता है। ठीक है, हमेशा मोटिवेटेड रहता है। फैसिलिटेशन ऑफ ग्रोथ। बोलता है डेलीगेशन हेल्प्स इन द एक्सपेंशन ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन बाय प्रोवाइडिंग अ रेडी वर्कफोर्स टू टेक अप द लीडिंग पोजीशंस इन न्यू वेंचर्स। बहुत इजी है समझना इसको। बोलता है जब आप वर्क बार बार डेलीगेट करते हैं, आप अपने फर्स्ट लाइन मैनेजर्स तैयार रखते हैं। जब बड़े मैनेजर्स, जो टॉप लेवल मैनेजर्स अपने से नीचे सबऑर्डिनेट्स को वर्क डेलीगेट करते हैं, देयर इज अ रेडीमेड फर्स्ट लाइन मैनेजमेंट ऑलवेज अवेलेबल फॉर अ न्यू वेंचर। अगर मान लो वो कंपनी डाइवर्सिफिकेशन में जाती है, वो कंपनी ग्रोथ में जाती है, नया यूनिट बनाती है, तो नए यूनिट में आपको मैनेजर्स बाहर से रिक्रूट नहीं करने पड़ेंगे। आपके पास ऑलरेडी डेलीगेशन के थ्रू एक ऐसा सेट ऑफ मैनेजर्स तैयार हैं हर पोजीशन पे, जिनको वो सब काम करने आता है जो काम आपके टॉप लेवल मैनेजर्स कर रहे हैं। ठीक है, सब काम कहने का मतलब कि उनके अंदर ये एक्सपीरियंस है कि मैनेजमेंट कैसे किया जा सकता है। ठीक है, तो आप उन्हीं को आगे प्रमोट करके अपने नए वेंचर में यूज कर सकते हैं, नए बिजनेस यूनिट में यूज कर सकते हैं। डबल बेनिफिट आपको मिलेगा, बाहर से आपको रिक्रूटमेंट नहीं करना पड़ेगा, अंदर का व्यक्ति प्रमोट होगा तो उसका मोटिवेशन और हाई होगा, उसकी एफिशिएंसी और बढ़ेगी, और आप चाहें तो लोअर परफॉर्मेंस लेवल पे, लोअर स्केल पे, लोअर सैलरी पे बाहर के लोगों को ले आए, जहां पे जो बहुत ही ज्यादा ट्रेजिकली इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं है, वहां पे आप लोगों को ला सकते हैं। ठीक है, तो डेलीगेशन से आपको मैनेजर्स को बाहर ढूंढना नहीं पड़ेगा,
trained and experienced employees are able to play significant roles in the launch of a new project. आपके अपने ऑर्गेनाइजेशन के अंदर के लोग जिनको डेलीगेट कर करके आपने बढ़िया बना लिया है, ठीक है, वही लोग आपके नए प्रोजेक्ट को सक्सेस दिलाने में आपकी मदद करेंगे, ऑर्गेनाइजेशन की मदद करेंगे. By replicating the work ethos they have absorbed from existing unit in the newly set up branches. जो वर्क इथिक्स उन्होंने इस ऑर्गेनाइजेशन में, इस यूनिट में सीखा है, वही वर्क इथिक्स वो अप्लाई करेंगे दूसरे वर्क यूनिट में भी, और आपका ग्रोथ आसानी से पॉसिबल है, बिकॉज दे आर इंटरनल टू योर ऑर्गेनाइजेशन, दे नो द स्ट्रक्चर ऑफ योर ऑर्गेनाइजेशन, दे नो द वर्किंग कंडीशन ऑफ योर ऑर्गेनाइजेशन, एंड व्हेन दे आर प्रमोटेड टू द फर्स्ट, व्हेन द फर्स्ट लाइन मैनेजर्स आर प्रमोटेड टू द मेन स्ट्रीम मैनेजमेंट, ठीक है, दे गेट मोटिवेटेड एंड दे कंट्रीब्यूट टुवर्ड्स मोर टुवर्ड्स द सक्सेस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. ठीक है, तो एक ये बात हो जाती है. नेक्स्ट पॉइंट है, बोलता है बेसिस ऑफ मैनेजमेंट हायरार्की. यस, डेलीगेशन बिकम्स द बेसिस ऑफ द मैनेजमेंट हायरार्की. मैनेजमेंट की पूरी हायरार्की, पूरा आपका जो सिस्टम है, ये कौन सा सिस्टम, जो सुपीरियर सबऑर्डिनेट का सिस्टम है, ये बेस्ड ही किस चीज पे है, ये बेस्ड ही है आपका किस चीज पे है, तो आपके डेलीगेशन के प्रोसेस के ऊपर ये बेस्ड. देखिए क्या बोलते हैं, बोलता है delegation of authority establishes superior subordinate relationships which are the basis of hierarchy of management. delegation superior subordinate relationship establish करता है और यही management hierarchy को develop करता है. it is the degree and flow of authority which determines who has to report to whom. This is the organizational structure basically. यही reporting relationship है. delegation is basically at the core of the reporting relationship because यही बताता है कि who is the superior and who is the subordinate, from whom the command has to move and to whom the command has to move. किसको responsibility देनी है, कौन order देगा, कौन command करेगा. तो ये जो पूरा structure है management hierarchy का, this is basically based on the concept of delegation. वो delegation के concept पे ही क्या है, based है. The extent of delegated authority also decide the power that each job position enjoys in the organization. Extent of delegation, आप कितना अपने वर्क पावर को डेलीगेट करते हैं, ये डिफाइन करेगा कि एक पार्टिकुलर जॉब पोजीशन के पास में कितना पावर है. ठीक है, अगर आपके पास में हाई डिग्री ऑफ डेलीगेशन है तो एक जॉब पोजीशन के पास में वर्क पावर क्या होगा, ज्यादा होगा. आप अगर कंसंट्रेटेड डिग्री ऑफ डेलीगेशन आप करना चाहते हैं तो आपने कुछ पार्टिकुलर कंसाइज डिग्री ऑफ पावर लोगों को दिया है. ठीक है, तो वो सारा कुछ बेसिस, जो आधार है मैनेजमेंट हायरार्की का, वो आधार क्या है, डेलीगेशन ही है. नेक्स्ट बोलता है बेटर कोऑर्डिनेशन. The elements of delegation, namely authority, responsibility and accountability, helps to define the power, duties and answerability related to the various positions in an organization. Delegation वो चीज है जो डिफाइन करती है कि authority, responsibility और answerability किस तरीके से फ्लो करेगी. This helps to avoid overlapping of duties. अगर प्रॉपर डेलीगेशन है तो इससे हमारा ओवरलैपिंग ऑफ ड्यूटीज जो है, जो ड्यूटी ओवरलैप करती है एक दूसरे के ऊपर, ये प्रॉपर हो जाएगी. बिकॉज सबको पता होगा कि मुझे कब, कहां, कैसे, किससे ऑर्डर लेना है, किसको आंसरेबिलिटी देनी है. तो इससे कोऑर्डिनेशन बेटर होगा, एम्बिगिटी नहीं होगी, डुप्लीकेशन ऑफ वर्क नहीं होगा. सबको पता है कि मुझे, जैसे फॉर एग्जांपल मान लो कि मैं एक डेलीगेटेड ऑथोरिटी, मुझे पता है कि इन्होंने मुझे कमांड किया है और इनको मुझे अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी, अपने रिपोर्ट को सबमिट करना है. तो कोई एम्बिगिटी नहीं है, कोई डुप्लीकेशन ऑफ एफर्ट्स नहीं है, टाइम कम लगेंगे, प्रॉपर फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन होगा, प्रॉपर फ्लो ऑफ मैसेजेस होगा. ठीक है, जिससे हमारा कोऑर्डिनेशन क्या हो सकता है, बहुत अच्छा और बहुत बेटर हो सकता है. ठीक है, आइए. ऑल्सो बोलता है सच क्लैरिटी इन रिपोर्टिंग रिलेशनशिप. अगर ये रिपोर्टिंग रिलेशनशिप में क्लैरिटी होगी, हेल्प्स इन डेवलपिंग एंड मेंटेनिंग इफेक्टिव कोऑर्डिनेशन अमॉन्ग्स्ट द डिपार्टमेंट, लेवल एंड फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट. तो ऐसी क्लैरिटी से हमारा कोऑर्डिनेशन डिफरेंट लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट में भी अच्छा रहेगा. ठीक है, और हमारे पास में जो डिपार्टमेंट वाइज कोऑर्डिनेशन है, वो डिपार्टमेंट वाइज कोऑर्डिनेशन भी बेहतर रहेगा अगर हम सही से डेलीगेशन प्रोसेस को फॉलो करते हैं. ठीक है, तो इस तरीके से आपका डेलीगेशन खत्म होता है. नेक्स्ट टॉपिक इज योर डिसेंट्रलाइजेशन. आइए समझिए डिसेंट्रलाइजेशन क्या होता है. देखिए, एक ऑर्गेनाइजेशन में दो तरह के डिसीजंस होते हैं. ठीक है, एक ऑर्गेनाइजेशन में दो तरह के डिसीजंस होते हैं. पहला होता है रेगुलर एंड रिकरिंग डिसीजन. ठीक है, और दूसरा होता है स्ट्रेटेजिक डिसीजन. ठीक है, कितने तरह के डिसीजन, दो तरह के. ठीक है, एक रेगुलर और रिकरिंग डिसीजन जो कि ऑर्गेनाइजेशन के प्रोग्राम और पॉलिसी में लिखा हुआ है. ठीक है, उस पे बार बार बहस करके बदलने की जरूरत नहीं होती है. बस एट अ पॉइंट ऑफ टाइम पे आपको वो डिसीजन लेके एग्जीक्यूट कर देना है. देयर आर लेस इफ एंड लेस बट्स आर देयर.
ठीक है, वहां पे इफ बट क्या होता है, कम होता है। दे आर द प्लान डिसीजंस दैट द ऑर्गेनाइजेशन विल एंड ऑलवेज हैव टू टेक। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन को हमेशा वैसे डिसीजंस लेने पड़ते हैं। कुछ डिसीजंस ऐसे होते हैं जो डिसीजन होते हैं स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट डिसीजंस, ठीक है, जिससे ऑर्गेनाइजेशन के स्ट्रक्चर में, ऑर्गेनाइजेशन के क्लाइमेट में, ऑर्गेनाइजेशनल इन्वायरमेंट में, इंटरनल एंड एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में चेंज प्रोसीजर होता है। ठीक है, जो स्ट्रक्चरल डिसीजंस होते हैं वो ऑर्गेनाइजेशनल चेंज के एलिमेंट होते हैं। दे आर द एलिमेंट फॉर द ऑर्गेनाइजेशनल चेंज। कहां चल गए थे? अच्छा, तो चलिए, तो जो ऑर्गेनाइजेशनल चेंज एलिमेंट्स हैं वो, और जो ऑर्गेनाइजेशनल चेंज एलिमेंट्स हैं उनके लिए जो डिसीजन लिया जाता है दैट आर स्ट्रेटेजिकली वेरी इंपॉर्टेंट, और वैसे डिसीजन हमेशा सेंट्रलाइज्ड कंट्रोल में होने चाहिए। अब आप सवाल करेंगे कि सर सेंट्रलाइज्ड कंट्रोल का मतलब और डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब क्या होता है? हमने बोला कि ये खेल जो है ना, ये पोजीशन का खेल है। फॉर एग्जाम्पल, मैंने बोला कि एक कंपनी है, उसका एचओ है, हेड ऑफिस, उसके 4 ब्रांचेज हैं। ठीक है, उसके 4 ब्रांचेज हैं। एक ब्रांच उसका यूपी में है, एक ब्रांच हरियाणा में है, एक ब्रांच चेन्नई में है, एक ब्रांच कोलकाता में है, और उसका एचओ दिल्ली में है। अब डिपेंड करता है, ठीक है, क्या डिपेंड करता है कि यहां पे डिग्री ऑफ सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन क्या है। तो इसीलिए मैंने आपको 2 तरह के डिसीजंस बताए। एक वो डिसीजंस जो स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट डिसीजंस हैं, एक वो डिसीजंस जो रेगुलर और रेकरिंग डिसीजन है। जैसे मैंने बोला कि चेन्नई में जो बिजनेस यूनिट है, जो ब्रांच है, जो यूनिट है यहाँ इस कंपनी का, उस कंपनी के चेन्नई ब्रांच में आज 100 पीस समोसा आना है। ठीक है, क्योंकि वहां पे कोई ओकेजन है, कोई पार्टी होनी है। क्या ये स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट डिसीजन है या जनरल कोर्स ऑफ एक्शन का डिसीजन है? क्या देखो, नहीं, हमको बताना है कि वो स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट है कि नहीं है, इसलिए मैंने एक छोटा सा एग्जांपल लिया। ठीक है, कि 100 पीस समोसा खरीदना है चेन्नई ब्रांच में, क्या इसके लिए मुझे फाइनेंस कंट्रोलर एचओ को फोन करना पड़ेगा? ठीक है, एचओ साहब अगर फोन उठा लेते हैं, कहते हैं कि हाँ समोसा चल ले आइए, तो समोसा आएगा, वरना लोग सुखा सुखी निकल जाएंगे। ठीक है, तो दिस इज कॉल्ड कि भाई क्या डिग्री ऑफ सेंट्रलाइजेशन है या डिसेंट्रलाइजेशन है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ, एक बार मैं एक कंपनी में गया ऑडिट करने के लिए, कंपनी का नाम नहीं लूंगा। ठीक है, उस कंपनी में वेरी स्ट्रिक्ट लेवल ऑफ सेंट्रलाइजेशन था। ठीक है, मैं उस कंपनी की जयपुर ब्रांच ऑडिट कर रहा था। वही तो बोलो, कंपनी का नाम नहीं लूंगा। ठीक है कुछ कंसर्न होते हैं, कंपनी का नाम नहीं ले सकते। ठीक है, तो उस कंपनी के जयपुर ब्रांच को मैं ऑडिट कर रहा था, मुझे ठहराना था। ठीक है, मैं ठहराना था मतलब कि हाँ मैं वहां मेरे को रुकना था, कंपनी ने मेरे को रुकवाना था। ठीक है, तो दिस पॉलिसी वाज नॉट अंडर द डिसेंट्रलाइजेशन। ठीक है, ये पॉलिसी उनके डिसेंट्रलाइजेशन के कंसेप्ट में नहीं थी। मतलब अगर उनका दिल्ली एचओ ऑर्डर करता कि ऑडिटर को किस होटल में ठहराना है, ठीक है, तो ऑडिटर को उसी होटल में ठहराया जाता। ठीक है, तो ये एक मतलब कि मैं आपको कंसेप्ट बता रहा हूँ कि छोटा सा कंसेप्ट था कि उसके लिए उनको पहले एचओ का अप्रूवल लेना पड़ता था। तो मैंने उनको बोला कि यार, शाम को मैंने बोला कि लॉजिंग का क्या है, तो उन्होंने बोला कि अभी तक एचओ से अप्रूवल नहीं। मतलब रोड पे ठहराओगे क्या हमको? ठीक है, अभी तक तुम्हारा एचओ से अप्रूवल नहीं, हम 2-3 होटल का नाम भेजे हुए हैं, अभी तक एचओ से अप्रूवल नहीं आया। मैंने बोला कि आपका ये डिग्री ऑफ सेंट्रलाइजेशन है? उन्होंने बोला कि हाँ, ये मेरा एचओ से अप्रूव होकर के आता है कि कोई अगर मेरे यहाँ अपने कंपनी के यहाँ गेस्ट आते हैं ब्रांचेस में, तो उनको कहाँ ठहराया जाएगा। तो दिस इज द डिग्री ऑफ सेंट्रलाइजेशन या डिसेंट्रलाइजेशन। मतलब एक ऑर्गेनाइजेशन ने अपने कितने डिसीजन मेकिंग के पावर्स को सेंट्रली कंसंट्रेट ना करके उनको डिफरेंट लेवल ऑफ मैनेजर्स के हाथ में इंडिपेंडेंटली छोड़ रखा है। क्या बोला मैंने, समझ में आ गया? मैंने बोला कि कितने मैनेजमेंट डिसीजंस को सेंट्रली ना रख करके ऑर्गेनाइजेशन ने अपने डिफरेंट मैनेजर्स के हाथ में डिफरेंट ब्रांचेस में छोड़ रखा है, दैट इज डिसेंट्रलाइजेशन।
डी, डी का मतलब क्या, सेंट्रलाइजेशन के प्रोसेस को हटाना या रखना, हटाना, कम करना, कम करना। मतलब अगर आपने सारे डिसीजन मेकिंग पावर को एक्यूमुलेट कर रखा है यहाँ पे एक पॉइंट पे, अपने एचओ में, अपने स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट टीम के पास में, दिस इज द डिग्री ऑफ सेंट्रलाइजेशन। और जितना ज्यादा आपने अपने डिसीजन मेकिंग पावर्स को, अपने डिसीजन लेने की क्षमता को डेलीगेट कर रखा है, लोगों को दे रखा है, हटा रखा है, दिस इज कॉल्ड द कंसेप्ट ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन। ठीक है, डिसेंट्रलाइजेशन आपके कॉम्प्लेक्सिटी को कम करता है। कहां की कॉम्प्लेक्सिटी को, एचओ की कॉम्प्लेक्सिटी को, हेड ऑफिस की कॉम्प्लेक्सिटी को क्या करता है, कम करता है। डिसीजन टाइम को कम करता है, मैनेजमेंट इफिशियंसी को बढ़ाता है। ठीक है, लेकिन अगर वहीं पर आप सेंट्रलाइज्ड हैं तो सेंट्रलाइजेशन आपके डिसीजन मेकिंग प्रोसेस को क्या करता है, लंबा करता है, लेट करता है। ठीक है, कभी कभी सेंट्रलाइज्ड डिसीजन मेकिंग के चक्कर में आपकी अपॉर्चुनिटी भी क्या हो सकती है, मिस हो सकती है। ठीक है, तो दैट्स व्हाई इट इज सेड दैट कि आप अगर डिसेंट्रलाइजेशन कर रहे हैं तो आपको देखना, अभी मैंने वो डिसीजन इसलिए बोले कि डिसेंट्रलाइजेशन करना अच्छी बात है, लेकिन यू हैव टू लुक अपॉन व्हाट यू आर गोइंग टू डिसेंट्रलाइज, वेदर इट इज स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट डिसीजन दैट यू आर गोइंग टू डिसेंट्रलाइज और इट इज जस्ट द जनरल नॉर्मल कोर्स ऑफ एक्शन डिसीजंस दैट यू आर गोइंग टू डिसेंट्रलाइज। अगर आपने एसआईडीज जो स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट डिसीजंस हैं उनको डिसेंट्रलाइज कर दिया, ठीक है, तो फिर आपका अपने ऑर्गेनाइजेशन पे से होल्ड क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसा है कि जो स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट डिसीजंस हैं वो सेंट्रलाइज्ड रहने चाहिए, जो नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस डिसीजंस हैं वो क्या हो सकते हैं, डिसेंट्रलाइज किए जा सकते हैं। स्कोप डिपेंड करेगा ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर, स्कोप डिपेंड करेगा कि वो ऑर्गेनाइजेशन कितना बड़ा या छोटा है, स्कोप डिपेंड करेगा कि वो ऑर्गेनाइजेशन कितना ज्यादा वर्क कर रहा है, उसके कितने ब्रांचेस हैं, वो कितना ज्यादा फैला हुआ है, इन सब चीजों पे सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन क्या होता है, डिपेंड करता है। आइए, in many organizations the top management plays an active role in taking all the decisions while there are others in which this power is given to even the lower level of management। बोलता है बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस हैं जहां पे जो टॉप मैनेजमेंट है वो सारे डिसाइसिव रोल करता है। ठीक है, और बहुत जगह ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस हैं जहां जो लोअर लेवल मैनेजमेंट है उनको बहुत सारा डिसीजन मेकिंग का पावर दिया हुआ है। जहां लोअर लेवल को डिसीजन मेकिंग का पावर दिया हुआ है मींस द प्रोसेस इज डिसेंट्रलाइज्ड, जहां टॉप लेवल खुद ही डिसीजन लेता है मींस द प्रोसेस इज सेंट्रलाइज्ड। Those organizations in which the decision-making authority lies with the top management are termed as the centralized organization, whereas those in which such authority is shared with the lower level are decentralized organization। सबसे decent और सबसे आसान definition, जहां डिसीजन मेकिंग पावर टॉप लेवल मैनेजमेंट के हाथ में है भैया वो सेंट्रलाइज्ड ऑर्गेनाइजेशन है। जहां उन्होंने पावर सेग्रीगेट कर रखा है, डिस्ट्रीब्यूट कर रखा है लोअर लेवल के साथ भी, मतलब वो कौन सा ऑर्गेनाइजेशन है, डिसेंट्रलाइज्ड ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है, आइए, decentralization explains the manner in which decision making responsibilities are divided among hierarchical levels। decentralization ये बताता है कि decision making की authority को हमने कैसे लोअर लेवल ऑफ मैनेजमेंट के सामने क्या कर रखा है, के साथ में क्या कर रखा है, फैला रखा है या उनको दे रखा है। ये पूरा स्ट्रक्चरिंग डिसेंट्रलाइजेशन कहलाता है। ठीक है, बोलता है decentralization explains the manner in which the decision making responsibilities are divided among the hierarchical level। put simply, अगर सिंपल तौर पे बात की जाए, decentralization refers to the delegation of authority throughout all the levels। बिल्कुल, तो आप बोलेंगे सर डिसेंट्रलाइजेशन और डेलीगेशन में डिफरेंस क्या है, तो ये समझ नहीं आ रहा। आप यहाँ पे भी कह रहे हो कि डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब हो गया कि टॉप लेवल मैनेजमेंट मैनेजर ने या टॉप लेवल मैनेजमेंट ने अपनी डिसीजन मेकिंग ऑथोरिटीज को लोअर लेवल के साथ में शेयर कर लिया, तो फिर डेलीगेशन में क्या हुआ था। ठीक है ना, तो डेलीगेशन में कमांड का पावर कमांड आपने किया था, यहां पे आप क्या कर रहे हो, वहां पे आपने उनको पावर दिया था काम का। डिसेंट्रलाइजेशन में आप उनको पावर दे रहे हो, सिर्फ काम का पावर नहीं दे रहे हो, उनको डिसीजन बनाने का भी आप पावर क्या कर रहे हो, दे रहे हो। ठीक है, तो डिसेंट्रलाइजेशन में वर्क का एग्जीक्यूशन भी है और डिसेंट्रलाइजेशन में मैनेजमेंट डिसीजंस का भी क्या है, एग्जीक्यूशन है। लेकिन आपका जब डेलीगेशन था तो डेलीगेशन में डिसीजन का उतना ही सेगमेंट दिया जाता था जितना काम दिया जाता था। ठीक है, बात समझ में आती है। आगे नेक्स्ट बोलता है decision making authority is shared with lower level and is consequently placed nearest to the point of action।
बोलता है हम डिसीजन मेकिंग का पावर लोअर लेवल के साथ में शेयर करते हैं और उनको पॉइंट ऑफ एक्शन के करीब पहुंचाते हैं। मतलब डिसीजन भी वही लेंगे और फिर काम भी कौन एग्जीक्यूट करेगा, वही एग्जीक्यूट कराएंगे, ठीक है। इन अदर वर्ड, डिसीजन मेकिंग ऑथोरिटी इज पुश्ड डाउन द चेन ऑफ कमांड। डेलीगेशन में वर्किंग ऑथोरिटी, द पावर टू वर्क वाज शिफ्ट। Under decentralization, the power to decide has been shift. बहुत इंपॉर्टेंट है, सब बच्चा कंफ्यूज करता है डेलीगेशन और डिसेंट्रलाइजेशन के बीच में। भाई डेलीगेशन में वर्क ऑथोरिटी हैज बीन शिफ्टेड विथ ड्यू पावर टू डू दैट वर्क ओनली, but in decentralization the entire authority or the power has been shifted to design the plan as how to do the work, plus all the necessary command has been shifted and given to the lower level of management. मतलब तुम काम कैसे करोगे और किससे करवाओगे ये शिफ्ट हुआ। दिस इज कॉल्ड व्हाट? डिसेंट्रलाइजेशन। तुमको ये काम करना है और इसके लिए तुमको ये पावर दी गई है। बस अगर आपको इतना समझ में आता है तो यही डिफरेंस है डेलीगेशन में और डिसेंट्रलाइजेशन। मैंने हर्ष को बोला कि हर्ष तुमको ये काम कर देना है, ठीक है, तुम देख लो। बोलो क्या है? नहीं, मैंने हर्ष को बोला कि हर्ष देखो तुमको ये काम करना है, बाकी तुम देख लो। दिस इज डिसेंट्रलाइजेशन। मैंने बोला हर्ष तुमको ये काम करना है, लो चाबी और फिर मुझे वापस दे देना। डेलीगेशन। मैंने उतना ही लेवल ऑफ पावर ट्रांसफर किया जितना उस पार्टिकुलर काम के लिए जरूरी था, एंड दैट पर्सन इज नोवेयर टू डिसाइड हाउ टू डू द वर्क, he has only the power to do it. This is what? This is delegation. I have shifted the complete power plus decision making mechanism to him. This is what? Decentralization. मैंने इसको बोला सेल बढ़ानी है, बाकी तुम देख लो। वेरी गुड। मैंने उसको बोला सेल बढ़ानी है, जाओ वहां फलाना स्कीम चलाओ। क्लियर है? कोई दिक्कत इसको समझने में? ठीक है। अच्छा, ये वापस से मुझे बोलता है कि सर आपने बोला सेल बढ़ाने को, मैंने ये स्कीम तैयार की है, ये डिसेंट्रलाइजेशन का प्रोसेस होगा, का एलिमेंट होगा या डेलीगेशन का एलिमेंट होगा? ये डिसेंट्रलाइजेशन का एलिमेंट होगा, बिकॉज डेलीगेशन में मैं इससे सामने से सिर्फ वर्क मांग रहा हूं, मैं इसके सामने से कोई सजेशन नहीं मांग रहा हूं, ठीक है। लेकिन डेलीगेशन डिसेंट्रलाइजेशन में ही हैज द कंप्लीट पावर टू वर्क अपॉन द स्कीम, ही हैज द कंप्लीट पावर टू डिसाइड हाउ द सेल्स विल बी जनरेटेड इन दैट पार्टिकुलर एरिया। ठीक है, मेरे ख्याल से समझ आ गया होगा डिसेंट्रलाइजेशन और डेलीगेशन के बीच का डिफरेंस। ठीक है, आइए, when decisions taken by the lower levels are numerous as well as important, देखो ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है समझने के लिए कि जब लोअर लेवल का डिसीजन आने लगे आपके वर्क प्रोसेस में, ठीक है, एंड वो बहुत सारा हो और बहुत इंपॉर्टेंट भी हो, तो हम समझेंगे कि ऑर्गेनाइजेशन ने क्या कर लिया है। लास्ट वर्ड देख लो, ग्रेटली डिसेंट्रलाइज्ड। ठीक है, डेलीगेशन में ये शब्द नहीं आ रहा था, ठीक है, ये शब्द नहीं आ रहा था, डिसीजंस नहीं आ रहे थे। ठीक है, तो ये क्योंकि ये क्वेश्चन बार बार आता है और जब आप दोबारा पढ़ने बैठेंगे तो आपको कंफ्यूजन होने लगेगा कि यार केस स्टडी पूरा दे दिया, नीचे पूछता है कि डिसेंट्रलाइजेशन है कि डेलीगेशन। बात समझ रहे हो? तो भाई डिसेंट्रलाइजेशन जब भी होगा, डिसीजन का फ्लो किसके माइंड से होगा? लोअर लेवल मैनेजमेंट के माइंड से होगा। ठीक है, और वो इंपॉर्टेंट डिसीजंस भी हो सकते हैं, तो वो डिसेंट्रलाइजेशन है। लेकिन जहां सिर्फ वर्क फ्लो, रिस्पॉन्सिबिलिटी और अकाउंटेबिलिटी का फ्लो हो, वो क्या है? डेलीगेशन। डेलीगेशन। आइए आगे देखते हैं। बोलता है सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन आर रिलेटिव टर्म्स as seen from the existing status of various business enterprises। obviously बात है, रिलेटिव टर्म्स है। अगर सेंट्रलाइजेशन होगा तो डिसेंट्रलाइजेशन नहीं होगा, अगर डिसेंट्रलाइजेशन होगा तो सेंट्रलाइजेशन नहीं होगा। अगर आपने सेंट्रलाइजेशन के स्कोप को तोड़ा, हटाया, देन यू आर अडॉप्टिंग द स्कोप ऑफ व्हाट? डिसेंट्रलाइजेशन। ठीक, an organization is centralized when decision making authority is retained by the higher management levels, whereas it is decentralized when such authority is delegated। समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत मेरे ख्याल से नहीं होगी। कंप्लीट सेंट्रलाइजेशन would imply
concentration of all decision making functions at the apex of the management hierarchy। ठीक है, बोलता है रिलायंस जियो को एक सेल्स एरिया मैनेजर बहाल करना है, मुकेश अंबानी को फोन हो रहा है। ठीक है, तो इम्प्रैक्टिकल तो लगता है ना बात सुनने में। तो क्या है यहां पे, अगर ऑर्गेनाइजेशन में डिसेंट्रलाइजेशन नहीं हो तो आज के दिन कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशन का रनिंग पॉसिबल नहीं, किसी भी हाल में पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो कंप्लीट सेंट्रलाइजेशन तो आज के लिए इम्प्रैक्टिकली जीरो है, कंप्लीट सेंट्रलाइजेशन तो पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, मतलब बड़े ऑर्गेनाइजेशन में, छोटे ऑर्गेनाइजेशन में चलो ठीक है, जहां 2 ही मैनेजर है वहां क्या ही आप डिसेंट्रलाइज कर लीजिएगा। ठीक है, लेकिन बोलता है such a scenario would obviate the need for a management hierarchy। जब आप सारे डिसीजंस एक कंसंट्रेटिव पावर पे नहीं ले पाएंगे तो भाई ऑब्वियस है कि आप क्या करेंगे, मैनेजमेंट हायरार्की बनाएंगे। ऑन द अदर हैंड कंप्लीट डिसेंट्रलाइजेशन would imply the delegation of all decision making functions to the lower level of the hierarchy, and this would obviate the need for higher managerial positions। both the scenarios are unrealistic। आप कह रहे हो कि भाई दुबई में एक 5,000 करोड़ की कंपनी रिलायंस ने खरीदनी है और वो यहाँ के सेल्स मैनेजर ने ओके कर दिया, पॉसिबल? वहां पे क्या मुकेश अंबानी को ओके करना पड़ेगा? करना पड़ेगा। ठीक है, तो बोलता है ये दोनों ही सिचुएशन बड़े अनरियलिस्टिक हैं कि कंप्लीट सेंट्रलाइजेशन हो जाए या कंप्लीट डिसेंट्रलाइजेशन हो जाए। ठीक, बोलते हैं एन ऑर्गेनाइजेशन कैन नेवर बी कंप्लीटली सेंट्रलाइज्ड और डिसेंट्रलाइज्ड एज इट ग्रो इन साइज। जैसे साइज ग्रो होगा, कॉम्प्लेक्सिटी ग्रो होगी, देयर इज अ नीड फॉर मोर डिसेंट्रलाइजेशन। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा डिसेंट्रलाइजेशन की जरूरत है, बट अ सर्टेन डिग्री ऑफ सेंट्रलाइजेशन शुड ऑलवेज होल्ड टू बी। ठीक है, एक सर्टेन डिग्री ऑफ सेंट्रलाइजेशन हमेशा ऑर्गेनाइजेशन में होना चाहिए। ठीक है, कल खत्म कर देंगे चैप्टर को। ठीक है, कल लाइट रखेंगे क्योंकि सैटरडे है, इसी चैप्टर को खत्म करके छोड़ेंगे, फिर नेक्स्ट वीक में नया चैप्टर बीएससी का स्टार्ट करेंगे। संडे को क्या फाइनल हुआ टाइम? संडे को टाइम तो पहले ही बता दिया, 9 से